हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज की इस खास चर्चा के अंतर्गत हम लोग बातचीत करने वाले हैं ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में। आखिर इसकी चर्चा आज क्यों की जा रही है? दरअसल अभी कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वेब्स 2025 नाम से एक आयोजन में इस पर्टिकुलर इकोनॉमी के बारे में बातचीत की है। तो इस लिहाज से इसके बारे में जानना समझना बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखो, हम लोग इस चर्चा के माध्यम से कई सारे पहलुओं की पड़ताल करेंगे, है ना। जो ये ऑरेंज इकोनॉमी है, इसका मतलब क्या होता है, ये समझना जरूरी है। इसके अलावा इसमें कौन कौन से पक्ष शामिल हैं, यह जो टर्म है, ये टर्म किसके द्वारा इजाद किया गया, साथ ही भारत में इस पर्टिकुलर इकोनॉमी को लेकर के क्या कुछ गतिविधियां की जा रही हैं, क्या कुछ संभावनाएं जताई जा सकती हैं, इन सभी के ऊपर हम लोग एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे, बातचीत करेंगे। ठीक है जी। ध्यान रखिएगा कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके के टर्म्स के बारे में जानना आपके लिए बहुत अधिक ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए कि एग्जामिनेशन में, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर मुख्य परीक्षा हो, उसमें यदि इस तरीके से इस पर्टिकुलर टर्म को लेकर के या फिर इससे जुड़े हुए कई सारे अलग अलग पक्षों को लेकर के सवाल पूछ दिया जाए तो वहां पर आपको बेहतरीन तरीके से समझदारी के साथ उत्तर लिखना होगा। तो इसी लिहाज से हम लोग इन सभी डायमेंशंस के साथ इस टॉपिक को समझेंगे और जानेंगे। ठीक है जी। यहां पर मैंने इस चित्र के माध्यम से थोड़ा सा यहां पर ब्रीफ में बताने की कोशिश की है। सामने आप इस तस्वीर को देख पा रहे होंगे तो आपको इसमें कई सारी अलग अलग तस्वीरें दिख रही हैं। कहीं पर कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित कुछ चित्र दिख रहा है, कहीं पर कुछ वीडियो गेम जैसा कुछ दिख रहा है, कहीं पर कुछ जो डायरेक्टर्स कट वाली स्थिति होती है, कट और देन रोल, इस तरीके की जो गतिविधियां आयोजित की जाती हैं फिल्म के निर्माण आदि में, है ना, फिल्म बनाने के दौरान में, शूटिंग के दौरान में, इन सभी गतिविधियों को हम कह सकते हैं कि ये सब ऑरेंज इकोनॉमी के हिस्सा हैं। यहाँ पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें एनिमेशन आदि से संबंधित कुछ गतिविधियां हो रही हैं। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये कुछ पेंटिंग या फिर कुछ इस तरीके से चित्रकारी आदि से संबंधित गतिविधियों को ये इंडिकेट कर रहा है। तो यदि मैं एक लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो इन सभी को ऑरेंज इकोनॉमी के अंतर्गत आसानी से शामिल किया जा सकता है। इसको हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, इसको डिफाइन भी करने की कोशिश करेंगे कि कल को यदि आपसे एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर टर्म को डिफाइन करने के लिए दे दिया जाए, परिभाषित करने के लिए दे दिया जाए, तो आप उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है जी। समझना तो अलग बात है, लेकिन उसको लिखना भी तो है कि नहीं। तो इन सभी पर हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जल्दी से एक सूचना दे दूं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अपनी जीएस की तैयारी को शानदार तरीके से आगे बढ़ाएं तो आपका स्वागत है इस खास बैच में। यहाँ पर 5 मई से इसमें एडमिशन शुरू होने वाले हैं। दिलीप लाइव कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जरिए आप मात्र 31,999 रुपये में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। शाम में 6 बजे से इसकी कक्षाएं होंगी। जीएस के संपूर्ण पाठ्यक्रम को, लाइकवाइज जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4, इन चारों पाठ्यक्रम को बहुत ही शानदार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से आप इस बैच के माध्यम से कवर कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में आप यदि विशेष तौर पर जानना चाहते हैं, इसके फीचर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको आप क्लिक कीजिएगा। उसके माध्यम से आपको इसके बारे में विशेष जानकारी मिल सकती है। ठीक है जी। तो इसके बारे में यहाँ पर मैंने आपको ब्रीफ में जानकारी दे दी है। अब हम लोग फिर से उस टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में। ऑरेंज इकोनॉमी टर्म किसने दिया, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। ये टर्म देने वाले 2 व्यक्ति हैं और दोनों ही कोलंबिया से जुड़े हुए हैं। एक का नाम है फिलिप ब्रूटागो और दूसरे जो महानुभाव हैं उनका नाम है इवान डक। इन दोनों ने मिलकर के ये टर्म इजाद किया। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि रचनात्मकता
एवं सांस्कृतिक पहचान को महत्व। यदि इसे अंग्रेजी में कहा जाए तो क्रिएटिविटी और कल्चरल आइडेंटिटी को फोकस किया जाता है। इसके माध्यम से हम इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बात चल रही है न केवल ऑरेंज के बारे में बल्कि इकोनॉमी के बारे में, है कि नहीं। तो यहां पर जब हम रचनात्मकता और सांस्कृतिक पहचान को इस तरीके से अमल में लाते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में एक प्रोत्साहन के तौर पर या फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर के तौर पर काम करे, तो ये ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है। और जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर्टिकुलर टर्म के कंटेक्स्ट में फोकस किया है, उन्होंने इसके बारे में इम्फेसाइज किया है, तो इसके बारे में और विस्तार से जानना समझना बहुत अधिक ज़रूरी हो जाता है। मैंने आपको शुरू में भी इसके संदर्भ में एक संकेत किया था कि ये जो ऑरेंज इकोनॉमी है, मैं यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, OE, ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब यहाँ पर आप इसको समझ जाइएगा। इसमें कौन कौन से पहलू को शामिल किया जा सकता है, जैसे कि हम इसमें फिल्म को, हम इसमें पेंटिंग को शामिल कर सकते हैं, हम इसमें एनिमेशन को शामिल कर सकते हैं, हम इसमें पब्लिशिंग को शामिल कर सकते हैं, हम इसमें फैशन को शामिल कर सकते हैं, हम इसमें कल्चरल टूरिज्म को शामिल कर सकते हैं, गेटिंग माय पॉइंट। इन सभी को इसमें शामिल किया जा सकता है ना। हम इसमें फूड को शामिल कर सकते हैं, गेटिंग माय पॉइंट। इन सभी को इसमें शामिल किया जा सकता है, आसानी से शामिल किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम म्यूजिक को शामिल कर सकते हैं, संगीत को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। ये सभी जो क्षेत्र हैं, इन सभी को इसमें शामिल किया जा सकता है, बशर्ते यहां पर जो आपको ध्यान रखना है वो रचनात्मकता एवं नवाचार, इन दोनों को ध्यान रखना आवश्यक है। यदि आप आज के समय में दोस्तों YouTube चैनल्स को देखें तो YouTube चैनल्स तो ऐसा है नहीं कि सरकार के द्वारा ही कोई पर्टिकुलर YouTube चैनल संचालित किया जाता है, ऐसा तो है नहीं। हालांकि कई सारे YouTube चैनल्स सरकार के द्वारा भी संचालित होते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे भी चैनल्स हैं जो कि बिना किसी सरकारी नियंत्रण के और वो संचालित होते हैं। हालांकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर भारत में यदि हम बात करें तो YouTube चैनल्स पर भी सरकार का नियंत्रण तो रहता ही है, कानूनी नियंत्रण तो रहता ही है, लेकिन उस पर्टिकुलर YouTube चैनल पर जो भी कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है ऑन एन एवरेज अमूमन बहुत ही सामान्य तरीके से अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए वो कंटेंट्स होते हैं। कहीं पर आपको किसी YouTube चैनल में किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की संस्कृति के बारे में बताया जा रहा होता है, कहीं पर आपको किसी पर्टिकुलर YouTube चैनल में किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के खान पान, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ के नृत्य संगीत, वहाँ के रहने वाले लोगों के जीवन को दर्शाया जाता है, बताया जाता है ना। ऐसे असंख्य चैनल हैं, किसी एक का नाम क्या ही लेना, बल्कि ऐसे कई सारे चैनल्स आपको YouTube के स्तर पर देखने को मिलते हैं। और इसके माध्यम से न केवल उस पर्टिकुलर YouTube चैनल की अपनी कमाई होती है, बल्कि उसके माध्यम से उस पर्टिकुलर क्षेत्र के कई सारे जो बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को ऑल टुगेदर कहें तो एक बड़ा आयाम, एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिलने में बहुत ही आसानी होती है। यदि मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि मान लीजिए कि कोई एक XYZ YouTube चैनल है जो कि बिहार के किसी पर्टिकुलर जिले के किसी पर्टिकुलर खान पान के बारे में वो बता रहा है, तो यदि उस YouTube चैनल को लोग फॉलो कर रहे हैं, उस पर जो कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है उसको लोग देख रहे हैं, तो फिर उस पर्टिकुलर खान पान के बारे में आप भी जानेंगे। यदि आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, यदि आप महाराष्ट्र में रहते हैं, यदि आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं, यदि आप ओडिशा में रहते हैं, यदि आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं, यदि आप गुजरात में रहते हैं, तो उस पर्टिकुलर YouTube चैनल के माध्यम से आपको उस पर्टिकुलर जिले के उस पर्टिकुलर खान पान के बारे में भी जानकारी आसानी से मिल सकती है। और इस तरीके से उसका जो एक प्रचार है ऑटोमेटिकली पूरे भारत भर में या फिर वैश्विक स्तर पर भी कई बार होने लगता
है कि नहीं। तो यहाँ पर जो वस्तु स्थितियाँ हैं दोस्तों, इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो ये ऑरेंज इकोनॉमी है एक सीमा तक इसी चीज़ को इंडिकेट करता है और इसी चीज़ को पुश करने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज इस बारे में इम्फेसिस किया गया है। अब यहाँ पर मैंने तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के इसको समझाने की कोशिश की और यही बातें फिल्म जगत के स्तर पर, पेंटिंग के स्तर पर, एनिमेशन के स्तर पर, फैशन के स्तर पर और अलग अलग जो भी गतिविधियां हैं जैसे कि कल्चरल टूरिज्म के स्तर पर, इसके अलावा म्यूजिक के स्तर पर, इन सभी के स्तर पर भी ऐसे ही स्थितियां लागू होती हैं। जैसे मैं फिर से एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊं कि मान लीजिए कि कोई ऐसी फिल्म बनाई जा रही है जो किसी खास क्षेत्र से जुड़ी हुई है, वहाँ के कल्चरल आइडेंटिटी को उस फिल्म में बहुत ही विस्तार से यदि दर्शाया जा रहा है तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र की कल्चरल आइडेंटिटी को एक तरीके से पहचान मिलती है। मान लीजिए कि कल को कोई व्यक्ति उस पर्टिकुलर कल्चरल आइडेंटिटी से प्रभावित होकर वहां पर आना चाहे तो निश्चित तौर पर यह एक टूरिज्म को भी बढ़ावा देता है। तो ये सारी जो वस्तु स्थितियां हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब हम थोड़ा सा कुछ तथ्यों को भी देखें कि ऑरेंज इकोनॉमी को लेकर के जो वर्तमान में वैश्विक स्तर पर और भारत के स्तर पर गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, ये क्या दर्शाती हैं। यदि हम वैश्विक स्तर पर बातचीत करें तो जो वर्तमान में एक अनुमान लगाया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर लगभग 430 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी, बिलियन डॉलर की ऑरेंज इकोनॉमी की संभावना आने वाले समय में देखने को मिल रही है। इकोनॉमी की संभावना आने वाले कुछ दशक में देखने को मिल रही है। ठीक है साहब, वैश्विक स्तर पर यदि हम बात करें तो, और यदि हम भारत के स्तर पर बातचीत करें तो बताया जा रहा है कि वर्तमान में 30 बिलियन डॉलर की जो ऑरेंज इकोनॉमी है वो यहां पर हमें देखने को मिल रही है और भारत में कार्यबल का जो 8% हिस्सा है वह इसमें जुड़ा हुआ है। 8% कार्यबल ऑरेंज इकोनॉमी में शामिल है साहब, है कि नहीं। आज के समय में जिस तरीके से यह इकोनॉमी ग्रो कर रही है या ग्रो कर सकती है, इसे और अधिक पुश दिया जा सकता है तो इससे और अधिक मुनाफा हो सकता है भारत को अलग अलग स्तरों पर। गेटिंग माय पॉइंट। इसके अलावा प्रधानमंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि हम एक क्रिएटिविटी फंड भी विकसित करेंगे। क्रिएटिविटी, यहां पर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, क्रिएटिविटी फंड का विकास किया जाएगा। साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई में स्थापित किया जाएगा। मुंबई में स्थापित किया जाएगा। इसके बारे में भी चर्चाएं चल रही हैं। ठीक है ना। तो ये जो कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के स्तर पर, ये अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन जो है उसके माध्यम से भी गतिविधियां चलाई जा रही हैं। NID जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन, है ना। इसके अलावा जो NFDC है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके माध्यम से भी फिल्मों में और कितना नवाचार किया जा सकता है और किस तरीके से नवाचार किया जा सकता है, किस तरीके से क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया जा सकता है, इन सभी के मद्देनज़र कोर्सेज शुरू किए गए हैं और साथ ही लोगों को शामिल किया जा रहा है और कई सारे लोगों के व्यूज़ भी अडॉप्ट किए जा रहे हैं, अपनाए जा रहे हैं। तो इन सभी को यहाँ पर महत्व दिया जा रहा है और इससे इस बात का अंदाज़ा मिल सकता है कि सरकार के स्तर पर भारत में
जो ऑरेंज इकोनॉमी है इसको और अधिक बढ़ाने की बात की जा रही है। और सरकार के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि आज जिस तरीके से OTT प्लेटफॉर्म्स का जो संजाल है वो बहुत बड़े पैमाने पर दिख रहा है, तो इसके मद्देनज़र वर्तमान में इसे और अधिक व्यापक रूप दिया जा सकता है, आसानी से दिया जा सकता है, और इसके लिए हर स्तर पर कोशिश की जानी चाहिए। तो इन सभी वस्तु स्थितियों को यहाँ पर इस मद्देनजर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर जो एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि आखिर जब हम बातचीत करते हैं ऑरेंज इकोनॉमी को लेकर के, तो हमें इससे क्या कुछ लाभ मिल रहा है या फिर मिल सकता है आने वाले समय में, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ से जो पहला लाभ मिल सकता है वो ये कि इससे रोजगार सृजन और आय सृजन को बढ़ावा मिल सकता है ना। इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई XYZ पर्सन या फिर कोई XYZ ग्रुप केवल और केवल यूट्यूब चैनल के ही भरोसे अपना जीवन जिए, बल्कि वो अलग अलग स्तरों पर भी जो रचनात्मकता का इस्तेमाल है, चाहे वो फिल्म जगत के स्तर पर हो, चाहे वो संगीत के स्तर पर हो, चाहे वो कल्चरल टूरिज्म के स्तर पर हो, एनिमेशन के स्तर पर हो, कई सारे ये फैक्टर्स हैं, इन सभी के माध्यम से वो रोजगार और आय सृजन में अपनी भूमिका निभा सकता है और दूसरों को भी इसमें शामिल कर सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी के तौर पर यहाँ देखा जा रहा है। इसके अलावा जो सांस्कृतिक पर्यटन है उसको भी इसके माध्यम से बढ़ावा मिलता है। भाई, मैंने आपको बताया कि XYZ पर्सन या लोग यदि किसी पर्टिकुलर जगह पर जाना चाहते हैं और उसके बारे में उन्हें यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर किसी अदरवाइज तरीके से पता चलता है, तो फिर वो वहाँ पर जाना चाहेंगे, वो जाने को उत्सुक होंगे और इस तरीके से उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो पर्यटन का विकास है वो और तेज़ी से हो सकता है। वहाँ पर जो गाइड्स होते हैं उनका जो रोज़गार है वो और अधिक प्रोलिफरेट कर सकता है और बेहतर तरीके से वहाँ पर जो अन्य गतिविधियाँ हैं, होटल या फिर खाने पीने की जो गतिविधियाँ, इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए और अधिक इसे बढ़ाया जा सकता है, बढ़ावा इसको मिल सकता है। तो इनको इस हिसाब से यदि हम देखते हैं तो इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों स्तरों पर लाभ हो सकता है और निश्चित तौर पर ये ऑरेंज इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि इसके जरिए शिक्षा एवं कौशल के स्तर पर विकास, क्योंकि यहां पर बात ही चल रही है रचनात्मकता की। यदि आपके मन में क्रिएटिविटी है किसी भी कंटेक्स्ट को लेकर के, तो निश्चित तौर पर शिक्षा और कौशल का योगदान होगा ही होगा। मैं यहां पर एक कॉमन सा उदाहरण देना चाहूंगा कि आप सभी ने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी, है कि नहीं। पंचायत वेब सीरीज क्या है? ऐसा तो है नहीं कि आप सभी का ताल्लुक गांवों से नहीं रहा होगा, कभी न कभी किसी न किसी रूप में किसी न किसी स्तर पर तो रहा ही होगा। पंचायत वेब सीरीज में क्या दर्शाया गया है? ऐसा कोई खास मंगल ग्रह से कंटेंट तो ला करके उसमें डाला नहीं गया है। जो एक ग्रामीण जीवन की परिस्थितियां रहती हैं, व्यवस्था रहती है, उसी को वहाँ पर बेहतर तरीके से, बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से स्थापित किया गया है, बताया गया है और वो एकदम हार्ट टचिंग है कि नहीं। और इस लिहाज से यहाँ पर यदि इसको देखें तो ये एक अपने आप में क्रिएटिविटी को दर्शाता है कि आपने उसी चीज़ को इस हिसाब से बताया, इस हिसाब से दर्शाया कि लोगों ने उसको बहुत ही बेहतर तरीके से देखा, उसका आनंद उठाया और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर आपके पास में कंटेंट तो है, लेकिन उस कंटेंट को आप किस तरीके से, बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से यदि आप उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसको आप संभालते हैं, तो निश्चित तौर पर उससे आपको लाभ मिलता है। तो ये सारी जो स्थितियां हैं दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है और ये जो है ऑरेंज इकोनॉमी की बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है। बस यहाँ पर केवल ध्यान रखने वाली बात ये है कि किस तरीके से सरकार के स्तर पर और एक आम जनता के स्तर पर ऑरेंज इकोनॉमी से संबंधित जो भी हर्डल्स हैं, जैसे कि वित्तीय सहायता जो इसके लिए मिलनी चाहिए, जैसे कि सरकार के माध्यम से जो नीतियों को बहुत तरीके से अपनाया जाना चाहिए, इन सभी के मद्देनजर जो भी रुकावटें हैं, उन रुकावटों का यदि समाधान होता है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ऑरेंज इकोनॉमी एक बहुत ही बेहतरीन अर्थव्यवस्था के तौर पर आगे उभर सकती है और इससे लोगों को लाभ भी मिल सकता है।
ठीक है जी, तो आज की चर्चा में दोस्तों यहीं तक हम लोग विराम करते हैं। इसके बारे में कई सारे महत्वपूर्ण पक्षों को मैंने आपको बताने की कोशिश की है। निश्चित तौर पर इससे आपको ऑरेंज इकोनॉमी और इससे जुड़े हुए पक्ष हैं उसको समझने में आसानी होगी। चलते चलते फिर से मैं आपको इस बैच के बारे में बता देता हूँ। 5 मई से शाम में 6 बजे से इसकी शुरुआत की जा रही है। यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो राइट नाउ आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 31,999 रुपये में इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके जरिए आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।